बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आवर टुडेज टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट इकोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, जूजियोग्राफी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट इकोलॉजी। स्टूडेंट, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमें एक जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। बायोलॉजी की जो टर्म है उसको दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस मीन फैमिली ऑफ हाउस होल्ड एंड लोगोस मीन स्टडी ऑफ। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे हाउस होल्ड की स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे। अर्नेस्ट हैकल ने इस चीज़ को इकोलॉजी के लिटरल मीनिंग में इलेबोरेट किया है। अब हम इकोलॉजी का लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। इकोलॉजी का लिटरल मीनिंग है द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अर्थ को अपना हाउस बनाया हुआ है और ये सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म के इस इंटरेक्शन, रिलेशनशिप या हम कह सकते हैं ताल्लुक की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। यानी हम इसमें एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। किस की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं? हम ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ह्यूमन बीइंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं सॉइल के ऊपर चलती हूँ तो मेरा ताल्लुक सॉइल के साथ भी है। मैं एटमॉस्फेयर से, एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हूँ तो मेरा ताल्लुक एयर के साथ भी है। इसी तरह मैं वाटर को इनटेक करती हूँ तो मेरा ताल्लुक वाटर के साथ भी है। अब ये जो मेरा ताल्लुक, मेरा रिलेशनशिप हमारे इन्वायरमेंट के साथ है, इस रिलेशनशिप की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्लांट। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सॉइल ने एंकर किया होता है, प्लांट की रूट्स सॉइल में पेनिट्रेट होती हैं तो इसका रिलेशनशिप सॉइल के साथ भी है। रूट्स के ज़रिए वाटर इनटेक कर रहा होता है तो इसका ताल्लुक वाटर के साथ भी है। इसी तरह एयर में गैसेस का एक्सचेंज कर रहा होता है तो इसका ताल्लुक एयर के साथ भी है। प्लांट का सॉइल के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। नाउ व्हाट इज पेलियोंटोलॉजी? स्टूडेंट्स, टर्म पेलियोंटोलॉजी हेनरी मैरी ड्यूक रोटे डी विलियनवेल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। फादर ऑफ पेलियोंटोलॉजी लियोनार्डो डी विंसी को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पेलियोंटोलॉजी वर्ड को 3 लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, पेलियोस, ओंटोस एंड लोगोस। पेलियोस मीन एंशियंट या ओल्ड, ओंटोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। तो क्या मतलब होगा? स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ। एंशियंट लाइफ हम किसे कहते हैं? फॉसिल्स को। डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली लाइफ। यानी शुरू में जो लाइफ थी, हम कह सकते हैं जो अर्ली लाइफ थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। नाउ व्हाट आर फॉसिल्स? डेड रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पास्ट। जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं जो पास्ट में रहते थे, इनके डेड रिमेन्स या इम्प्रेशन को फॉसिल्स कहते हैं। अब डेड रिमेन्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, जब नेचुरल डिजास्टर की वजह से या किसी भी रीज़न से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, वो अंडर द अर्थ क्रस्ट बरीड हो जाते हैं, इनके बचे कुछ मटेरियल को डेड रिमेन कहते हैं। जैसे नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, डेड मीन मुर्दा, रिमेन्स मीन बचा हुआ, मुर्दा बॉडी का बचा हुआ मवाद। इम्प्रेशन, स्टूडेंट, इम्प्रेशन कहते हैं निशानात को।
बाज़ औक़ात सारी बॉडी गल सड़ जाती है, सिर्फ निशानात बच जाते हैं। इन निशानात से भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पास्ट में कैसे ऑर्गेनिजम्स थे। जैसे अगर गीली ज़मीन से हाथी चल के जाए और एक बकरी चल के जाए, तो इनके निशानात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाँव हाथी के हैं या बकरी के हैं। स्टूडेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। पैलियोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स क्या होते हैं? पास्ट में जो ऑर्गेनिजम्स थे इनके डेड रिमेन्स या इम्प्रेशंस को फॉसिल्स कहा जाता है। एवोल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे फादर ऑफ एवोल्यूशन। फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं चार्ल्स डार्विन को। अब हम देखेंगे टर्म एवोल्यूशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? चार्ल्स लायल ने टर्म एवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। एवोल्यूशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग या स्क्रोलिंग। जैसे कोई कंबल फोल्ड पड़ा हो उसे अनफोल्ड करना। जब हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंबल का डिज़ाइन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हर चीज़ को आप स्टडी कर लेंगे। अगर हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन को देखें, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से इवॉल्व होना, निकलना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होना। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर थॉट, जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ख्याल किया जाता है कि टू हैव डिवेल्प, कि वो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म से बने हैं फ्रॉम अर्लियर वन, जो उनसे पहले थे, ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ज़मीन की तारीख के दौरान। बेसिकली एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा जाता है कि वो पुराने ऑर्गेनिज्म से बने हैं ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की तारीख के दौरान। जेनेटिक्स, स्टूडेंट्स जेनेटिक्स के अगर आप फर्स्ट 4 लेटर्स देखेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा जीन। जेनेटिक्स में हम बेसिकली जीन्स को देखते हैं। अब जीन क्या होता है? जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डीएनए है, डीएनए का ये स्मॉल पार्ट आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये स्मॉल पार्ट जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जीन कहलाता है। जीन्स बेसिकली 2 काम करते हैं। एक, ऑर्गेनिज्म के करैक्टर बताते हैं। दूसरा, ट्रांसमिशन, यानी इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। जेनेटिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। अब हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो जीन की शक्ल में वालिदैन से ऑफस्प्रिंग में आती है, वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और दूसरा, हम इसमें मैकेनिज्म को भी स्टडी करते हैं कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे मुंतकिल होती है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मदर से डॉटर में ट्रांसफ़र होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन फादर से डॉटर में ट्रांसफ़र होती है। बच्चे जेनेटिक्स के बारे में हम पूरा चैप्टर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, अभी आपने सिर्फ डेफिनेशन को याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जू जियोग्राफी। स्टूडेंट जियोग्राफी का मतलब अगर आप समझें तो जियोग्राफी का मतलब है कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की जियोग्राफी को देखें तो पाकिस्तान के साउथ में इंडिया, वेस्ट में अफ़गानिस्तान और ईरान, नॉर्थ में चाइना और साउथ में बहीरा अरब। तो ये हमने पाकिस्तान की जियोग्राफी बता दी। तो जियोग्राफी का क्या मतलब होगा? एनिमल दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, के ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्पेशली कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। कॉजेज का क्या मतलब है और वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं। जैसे वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें पानी को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, वो ऐसे इलाके में रहेंगे जहाँ कम पानी होगा। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर पानी को रिलीज़ करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहेंगे। एंड इफ़ेक्ट्स, और इन ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट पर क्या असरात मुरतब होते हैं। स्टूडेंट्स जू जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉजेज वहाँ क्यों पाए जाते हैं, इफ़ेक्ट वहाँ पे रहने का इनको क्या फ़ायदा होता है।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नेम से ही इंडिकेट है, इसमें हमने मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है, यानी हमने इसमें देखना है ऑर्गेनिजम्स किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ऑर्गेनिजम्स के सेल किन मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, और ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनेलिज किन मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल। क्या मतलब है इस बात का, हमने इसमें स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। किन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है? ऑर्गेनिजम्स, सेल, ऑर्गेनेलिज। लेकिन कैसे स्टडी करना है? एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें हमने देखना है ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, सेल्स का स्ट्रक्चर किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 60 to 80% प्रोटीन, 20 to 40% लिपिड और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बता दी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 60 to 70% प्रोटीन, 20 to 35% लिपिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए पाई जाती है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बता दी। स्टूडेंट्स, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाती है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? आगे इसने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है। ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट दो तरह का हो सकता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। वो इन्वायरमेंट जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते वो इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होगा, और वो इन्वायरमेंट जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाएंगे वो ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होगा। जैसे मेरा ताल्लुक पानी के साथ, तो ये इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है। मेरा ताल्लुक फूड के साथ, ये ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि फूड हमेशा ऑर्गेनिक होता है। मेरा ताल्लुक हवा, पानी, प्लांट, एनिमल के साथ किस में आ जाता है? ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाता है। यही लिखा है, इट इंक्लूड्स इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। अब यहाँ तक डेफिनेशन इकोलॉजी की भी है। ये जो लास्ट लाइन लिखी है ये इकोलॉजी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से डिफ्रेंशिएट करती है। वो लाइन क्या है? स्पेशली इट रिलेट्स विद ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ओजोन डिप्लीशन हो रही है, एसिड रेन हो रही है। सारी बातें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ सिर्फ इतना स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम इकोलॉजी कहेंगे। लेकिन अगर इसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी शामिल कर लें, अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस कर रहे होंगे तो इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। स्टूडेंट्स, वायरसेस क्या होते हैं? आपको पता है, वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल हैविंग डीएनए और आरएनए इनक्लोज्ड बाय प्रोटीनेशियस कोट, रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल। अब बैक्टीरिया क्या है ये भी आपको पता है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। बच्चे, आपने यहाँ पे प्रोटोजोआ और एल्गी को समझना है। आपने 5 किंगडम सिस्टम को पढ़ा हुआ है। इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। प्रोटोजोआ और एल्गी इसी किंगडम के मेंबर हैं। इसमें बच्चे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, लेकिन इसमें कुछ करैक्टर ऐसे पाए जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें किंगडम एनिमेलिया में नहीं रख सकते। इनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, अमीबा वगैरह। और कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट लाइक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ करैक्टर ऐसे भी पाए जाते हैं जिनकी वजह से हम इन्हें किंगडम प्लांटी में नहीं रख सकते। इन्हें हम एल्गी कहते हैं, फॉर एग्जांपल क्लेमेडोमोनास। फंजाई में बच्चे यीस्ट की एग्जांपल आ जाती है,
आपने एक बात याद रखनी है, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इनके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ड नहीं लिखा हुआ, जबकि एल्गी और फंजाई के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ड लिखा हुआ है। इसकी रीज़न ये है, एल्गी और फंजाई दोनों कैटेगरीज के होते हैं, यानी इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो आंख से नज़र आते हैं, यानी कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो 75 मीटर लंबे हो सकते हैं, जैसे ब्राउन एल्गी, और कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो कई मीटर तक फैली हुई हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर ज़्यादातर फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे जो वाटर आपके रिवर, पॉन्ड्स, लेक में होता है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, जो वाटर कम साल्टेड होता है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो रिजर्वायर है फ्रेश वाटर का वो गंगा रिवर है। फ्रेश वाटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ज़मीन के ऊपर जो सबसे ऊंची जगह है वो है पहाड़, और जो सबसे नीची जगह है वो है समंदर। और पहाड़ और समंदर के दरमियान ज़मीन इस तरह से है, थोड़ी सी तिरछी। पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती है और बर्फ़ पिघलती है, पानी बनता है, और पानी फ्लो करता हुआ समंदर में आ जाता है। बेसिकली ये जो रास्ता है पहाड़ों से लेके समंदरों तक, इनके दरमियान जो भी चीज़ आ जाती है, चाहे वो रिवर है, चाहे लेक है, चाहे पॉन्ड है, फ्रेश वाटर कहलाता है। स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर कम साल्टेड क्यों होता है? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब पानी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से गुज़रता है तो अपने साथ मिनरल्स और सॉल्ट जो है वो समंदर के अंदर लेके आता है। और जब सूरज की हीट उस समंदर के पानी पर पड़ती है, जो इवेपोरेशन होती है वो सिर्फ वाटर की होती है। मिनरल्स और सॉल्ट यहीं रह जाते हैं, और वाटर बर्फ़ बन के दोबारा पहाड़ों पर आ जाता है और अपने साथ मिनरल्स और सॉल्ट लेके वापस समंदर में आ जाता है। तो हर गुज़रते हुए वक्त के साथ समंदर का पानी खारा, या आप कह सकते हैं सॉल्टेड होता जाता है। डेफिनेशन क्या है? Study of life in fresh water is known as freshwater biology. It includes chemical and physical parameters. यानी हम फ्रेश वाटर बॉडी के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी देखते हैं। पैरामीटर्स खसूसियात को कहा जाता है। केमिकल और फिजिकल पैरामीटर से क्या मुराद है? केमिकल पैरामीटर्स वो होते हैं जो ज़्यादातर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे पीएच, सॉल्ट की कंसंट्रेशन वगैरह। इसी तरह फिजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं जो आप ज़्यादातर फिज़िक्स में पढ़ते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, कलर है, ये फिज़िकल पैरामीटर्स हैं। ये दोनों पैरामीटर्स क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि ये लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे फिज़िकल पैरामीटर में एक पैरामीटर है टेम्परेचर, गर्म पानी, ठंडा पानी। तो गर्म पानी के अंदर ज़िंदगी कुछ और होगी और ठंडे पानी के अंदर ज़िंदगी कुछ और होगी। इसी तरह लाइट एक फिज़िकल पैरामीटर है। जहाँ लाइट ज़्यादा होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, और जहाँ लाइट कम होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस कम होगी, या जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसका मतलब ये है, ये दोनों चीज़ें यानी फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर लाइफ को डिसाइड कर रहे होते हैं। ये किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर होना चाहिए। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको फ्रेश वाटर बायोलॉजी की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं मैरीन बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन एंड सी इज़ नोन एज मैरीन बायोलॉजी, यानी ओशन और सी में लाइफ की स्टडी मैरीन बायोलॉजी कहलाती है। अब सी और ओशन में क्या फ़र्क है? ओशन बड़ा समंदर होता है और इसका कोई किनारा नहीं होता, और सी छोटा समंदर होता है और इसके किनारे भी होते हैं। इट इंक्लूड्स केमिकल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एक्टिंग एज फैक्टर। इसमें भी हम केमिकल और फिजिकल पैरामीटर को स्टडी करते हैं, और केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं ये हम प्रीवियस ब्रांच में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल, अगर आप लाइफ को ओशन में स्टडी कर रहे हैं या सी में स्टडी कर रहे हैं तो ये मैरीन बायोलॉजी कहलाएगा। इसमें भी हम फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को देखेंगे जो एज अ फैक्टर काम कर रहे होंगे।
पैरासाइटोलॉजी नेम से ही इंडिकेट है, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पैरासाइट्स क्या हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं और इनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब स्ट्रक्चर को पढ़ने का बाज़ दफ़ा फ़ायदा ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट है या एनिमल पैरासाइट है जो इनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अगर हमें इनके स्ट्रक्चर का पता हो तो बाज़ दफ़ा इनके खिलाफ मेडिसिन बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमें पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो इनके सेल वॉल को तोड़ती हैं, लेकिन जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से हमारे सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसलिए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पता कर लें तो बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि बाज़ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा डिजीज़ कोज करते हैं, ख़ास तौर पर ह्यूमन के अंदर। जैसे एड्स के वायरस के बारे में हमें पता है, ये ब्लड के ज़रिए फैलता है। अगर हमें ट्रांसमिशन का पता है तो एड्स के पेशेंट्स का ब्लड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसको फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट, होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप। जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है और प्लाज्मोडियम मच्छर की वजह से फैलता है। अगर हम मच्छर को मार दें तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम भी मर जाता है, तो हम जो है बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री। अगर हमें लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता है, फॉर एग्जांपल पोलियो कितना ख़तरनाक है, इंसानी तारीख में कितना नुकसान पहुंचाया है, एड्स ने कितना नुकसान पहुंचाया है, हेपाटाइटिस ने कितना नुकसान पहुंचाया है, तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है। अगर इंसानी तारीख में पैरासाइट के नुकसान ज़्यादा हैं तो इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और इससे बचने के ज़्यादा इकदाम किए जाते हैं। तो ये सारी बातें हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं, इसके अलावा पैरासाइट के स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप और लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है ह्यूमन, इसमें हम ह्यूमन से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ह्यूमन की शक्ल सूरत क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी हिस्टोलॉजी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स और इसकी इकोलॉजी क्या है। तो ह्यूमन से रिलेटेड इन सारी बातों को डिस्कस करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। स्टूडेंट्स, हम इन सारी टर्म्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्योंकि ह्यूमन का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इन सारी बातों को, इन सारी ब्रांचेस को स्पेसिफिकली ह्यूमन के लिहाज से स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। सोशल बायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन। सोशल बिहेवियर, इंसान का माशरती किरदार क्या है, और कम्युनल लाइफ, समाजी ज़िंदगी उसकी कैसी है, कम्युनिटी में कैसे ज़िंदगी गुजारता है, इसको हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पंजाब में रहती हूँ, अगर मैं सिंध में चली जाऊँ तो उनका सोशल बिहेवियर अलग होगा, अगर मैं KPK में चली जाऊँ तो उनका सोशल बिहेवियर अलग होगा। इसी तरह कम्युनल लाइफ में हम स्टडी करते हैं इंसान कम्युनिटी में कैसे रहता है, वो कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिटी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, इंसान को क्या क्या करना चाहिए कि वो कम्युनिटी बेहतर हो। जैसे अगर मैं जानवरों की एग्जांपल से आपको समझाऊं तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो ग्रुप बनाकर रहना पसंद करते हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। ये इनकी कम्युनल लाइफ है। स्टूडेंट्स, सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ के बारे में मैं एक डिफरेंस आपको बता दूं। सोशल बिहेवियर में एक कौम के बारे में कोई बात की जाती है, जैसे अरब के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, ये इनका सोशल बिहेवियर है। कम्युनल लाइफ, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस जो है वो एक ही जगह पे रहते हुए आपस में कैसे लेन देन करते हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये इनकी कम्युनल लाइफ है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी मीन किसी चीज़ को बनाने का तरीका, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम और प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम इंसान के फ़ायदे के लिए
चीज़ें बनाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोसेस एंड सिस्टम्स, यानी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम और प्रोसेस को इस्तेमाल करना है किस मकसद के लिए? इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दही बनाते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड वगैरह बनाने के लिए फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रेड और दही बनाने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसे बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी में ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।